मैग्नेटिक फील्ड, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को समझेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। यह एक चैप्टर एनसीईआरटी में चैप्टर 4 है, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या नाम है उसका? मूविंग चार्जेज, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सपोज करो ये कोई वायर है, इसमें एक करंट आई बह रहा है, इस वायर में कोई करंट आई बह रहा है। अब इसके पास में यदि हम कंपास लाते हैं तो उस कंपास में क्या होता है? डिफ्लेक्शन होता है। कंपास में डिफ्लेक्शन होता है। इससे हमें पता चलता है कि करंट कैरियिंग वायर के पास में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। कंपास डिफ्लेक्ट हो रहा है। कंपास किससे डिफ्लेक्ट होता है? मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होता है कंपास। ओके, तो इससे हमें पता चला कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है। जो कंपास किस में डिफ्लेक्ट होता है? मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है। अब यदि हम सपोज करो इसके करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें तो कंपास के डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। कंपास का डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाता है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो गया। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और इसको हमें सबसे पहले ओरस्टेड ने बताया था कि कोई करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। ओके, अंडरस्टूड। अब हम इसको देखो, मैग्नेटिक फील्ड इससे पहले वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। ओके, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता था। अब मान लो सपोज करो यहाँ पर करंट कैरिंग कोई वायर है, करंट कैरिंग वायर है और यहाँ पर एक क्यू चार्ज रेस्ट में रखा हुआ है। क्यू चार्ज कैसा रखा हुआ है? रेस्ट में रखा हुआ है। तो इस चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ये चार्ज ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ओके, अब यदि इस चार्ज कैसा है? रेस्ट में है, चार्ज इन रेस्ट, रेस्ट में है तो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अब सपोज करो चार्ज करंट कैरिंग वायर के पास में हम कोई चार्ज को मोशन में ले लें। ये चार्ज कैसा है? क्यू चार्ज है, कैसा है? मोशन में है। कैसा है? मोशन में। सपोज करो इसका मोशन ऐसा है, लेकिन ये ऐसा मोशन ना जाए कि इस तरह से कोई कर्व का मोशन ले लेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि यदि चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट में रखा हुआ है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, और यदि चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में है तो उस पर क्या है? फोर्स लगता है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर भी जो भी फील्ड डेवलप हो रहा है वह इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई चार्ज रखा जाता है, अब चार्ज वो चाहे रेस्ट में हो या मोशन में हो उसमें फोर्स लगता है। मान लो ई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़े थे कि इस पर जो फोर्स लगेगा वो क्यूवी फोर्स लगेगा। पर यहाँ पर जो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से जो फील्ड डेवलप हो रहा है, चार्ज रेस्ट में है तो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, चार्ज मोशन में है तो उस पर कोई फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ना डेवलप होके क्या डेवलप हो रहा? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया। करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। ओके, चार्ज जब रेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम किसी चार्ज को रखते हैं रेस्ट में, तब भी उस पर क्या लगता है? कोई फोर्स लगता है। ये हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं इससे पहले। करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। कितना डेवलप होता है हमें नहीं पता, क्या उसकी क्वांटिटी होती है, उसको बायो-सैवर्ट लॉ ने
उसको पता किया कि कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। ओके, तो वायो सेवरेट द्वारा पता चला कि कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। ओके, सपोज करो ये कोई करंट कैरिंग वायर है, इसमें आई करंट बह रहा है, तो वायो सेवरेट लॉ ने पूरे कंडक्टर के लिए नहीं बताया, एक स्मॉल एलिमेंट के लिए बताया। कोई यहाँ पर हम स्मॉल एलिमेंट ले लें डीएल, उसके लिए उसने बताया कि उस स्मॉल एलिमेंट डीएल की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। सपोज करो इस पी पॉइंट पर हमें पता करना है इसका यहाँ से डिस्टेंस कितना है, आर है। तो ये फार्मूला डेवलप हुआ डीवी मीन्स स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि स्मॉल वायर, स्मॉल लेंथ ऑफ वायर, स्मॉल एलिमेंट ऑफ वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ उसके बारे में उसने बताया। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर, ये बताया उसने, आर डी एल अपॉन क्रॉस आर की। ओके, dv इक्वल टू वेक्टर dv इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसे वेक्टर फॉर्म में लिखा गया है डी एल क्रॉस आर। अब यदि हम इसे स्केलर फॉर्म में लिखना चाहें तो स्केलर फॉर्म में इस तरह से होगा, ये dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। अब आपको पता है ए क्रॉस बी का मॉडुलस क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। तो कितना हो जाएगा, डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यू। आर से आर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो डी वी इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। जनरली इस फॉर्म का ज़्यादा यूज होता है, डी वी इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये वेक्टर फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म है उसका, वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म से हमें डायरेक्शन भी पता चल सकती है। कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है। ओके, और ये किसके लिए होता है, स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल कंडक्टर ऑफ वायर के लिए है, फुल वायर के लिए नहीं है। हाँ, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बाद में हम इसका फुल वायर के लिए क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। पर अभी ये क्या है, स्मॉल लेंथ ऑफ कंडक्टर के लिए है। अब इसकी डायरेक्शन को, डायरेक्ट वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके डायरेक्शन को हम कैसे समझेंगे। देखो, डायरेक्शन को हम इसको रूल के द्वारा समझ सकते हैं, डी एल क्रॉस आर। पहले इस वाले मेथड से समझे। देखो, सपोज करो ये आपका डी एल है, क्या है, डी एल है, ये आपका पी आर है, आपका वेक्टर क्या है, आपका आर है, इसके बीच में एंगल जो भी हो सपोज करो थीटा है। अब देखो, यहाँ पर हम किसी स्क्रू ड्राइवर को डीएल पर रखेंगे और उसको आर की तरफ घुमाएंगे। आर की तरफ हम जब घुमाएंगे तो कैसा जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा। क्लॉकवाइज जब स्क्रू जाता है, क्लॉकवाइज घूमता है तो स्क्रू कहाँ जाता है, अंदर जाता है। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इनसाइड होगा। कैसा होगा, अंदर जाएगा तो डायरेक्शन कैसा होगा, यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा वो इनसाइड होता है। इनसाइड वाले को हम किससे नोट करते हैं, क्रॉस से नोट करते हैं। ओके, तो एक तरीका तो ये है कि हम इसको रूल के द्वारा, जैसे हम ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को पता करते हैं, ऐसे हम इसके बी के डी बी के डायरेक्शन को पता कर लें। कैसे पता करते हैं, हम स्क्रू ड्राइवर को डीएल पर रखें, डीएल क्रॉस आर है तो कहाँ पर रखेंगे, डीएल पर रखेंगे, तो उसको किस डायरेक्शन में घुमाएंगे, आर के डायरेक्शन में घुमाएंगे। तो कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज घूम रहा है तो स्क्रू कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। क्लॉकवाइज में स्क्रू कहाँ जाता है, अंदर जाता है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो इनसाइड होगा। दूसरा तरीका होता है राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल होता है। ओके, राइट हैंड पाम रूल, सपोज करो कोई कंडक्टर है, इसमें करंट आई बह रहा है, इस पॉइंट पर हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे कि अपने राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में ले जाएंगे और हमारी फिंगर जिस तरफ कर्ल होंगी उस तरफ क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा। कर्ल्स कहाँ पर हो रही हैं, फिंगर कर्ल्स अंदर, इनसाइड, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, इनसाइड होगा, परपेंडिकुलरली इनसाइड। ओके, अब सपोज करो
इस तरह से करंट बह रहा है, एक करंट बह रहा है आपका वायर में। ओके, हमें इस तरफ पता करना है, इस पी पॉइंट पर पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो हम राइट हैंड ये लिया हमने। अभी देखो, अभी हमने इसको कैसे लिया था, इसका डायरेक्शन इस तरह से लिया था तो अंदर की तरफ जा रहा था। अब हम इसको देखो कैसे लेंगे, अभी भी ये यहाँ पर कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। तो यहाँ पर इसका जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, इनसाइड होगा। देखो समझो, हमने अपने राइट हैंड के थंब को करंट की तरफ लगा। अब जो उंगलियां किस तरफ जा रही हैं, अंदर की तरफ जा रही हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, इनसाइड होगा। अब हम सपोज करो इस पी डैश पॉइंट पर फाइंड आउट करना चाहते हैं, पी डैश पॉइंट। तो देखो यहाँ पर कैसा होगा, थंब को हमने कहाँ रखा, करंट के डायरेक्शन में रखा, और ये उंगलियां हमारी कहाँ किस तरफ कर्ल हो रही हैं, आउटसाइड। ओके, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो आउटसाइड होगा। कैसा होगा, आउटसाइड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, आउटसाइड होगा। आउटसाइड को हम सर्कल के अंदर डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इनसाइड को सर्कल के अंदर क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह से इस डायरेक्शन का हम क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं। अब जरा हम आपसे क्वेश्चंस देते हैं, आप बताइएगा कि इसमें डायरेक्शन किस तरफ होगा। सपोज करो करंट बह रहा है, हमें इस तरफ पता करना है, इस पी पॉइंट पर। तो डायरेक्शन बताइए कहाँ पर होगा। देखो, थंब को हमने कहाँ रखा, करंट के डायरेक्शन में रखा। तो कर्ल उंगलियां हमारी कैसे हो रही हैं, आउटसाइड हो रही है ना, तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा, आउटसाइड होगा। मीन्स इसका जो डायरेक्शन होगा वो ऐसा होगा, आउटसाइड। ओके, तो डायरेक्शन को हम दो तरह से पता कर सकते हैं, या तो वेक्टर मेथड का यूज करके, या राइट हैंड पाम रूल को के द्वारा हम पता कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। राइट हैंड पाम रूल के द्वारा हम अपने डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। ओके, इनसाइड डायरेक्शन होगा तो वो क्रॉस के द्वारा रिप्रेजेंट होगा, सर्कल के अंदर क्रॉस लगा देंगे। आउटसाइड होगा तो सर्कल के अंदर हम क्या करेंगे, डॉट लगा देंगे। ओके, अपने जो अंगूठा है राइट हैंड साइड्स के थंब को करंट के डायरेक्शन में लेंगे। अब हमारी उंगलियां जिस डायरेक्शन में कर्ल होंगी, देखो नीचे की तरफ हो रही, इनसाइड अंदर की ओर, तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा, उसका इनसाइड होगा। ओके, यहाँ पर लेते हैं हम, यहाँ पर कैसा हो रहा है, देखो अब यहाँ पर यदि हम लेते हैं, हम लोग पहले बता चुके, देखो यहाँ पर इस तरह से लेंगे हम, ये ऐसा हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, आउटसाइड हो रहा है। हमने करंट के डायरेक्शन में क्या रखा, अपने थंब को रखा, तो ये हमारी उंगलियां कहाँ कर्ल हो रही हैं, आउटसाइड। ओके, तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा, आउटसाइड होगा। ओके, अब देखें, देखो यहाँ पर μ0/4 पाई आया है, ठीक ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम फाइंड आउट करते थे, इक्वल टू क्या आता था, 1/4 पाई ε0 Q/r²। तो इसमें 1/4 पाई ε0 कांस्टेंट था। इसमें क्या होता है, μ0/4 पाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। μ0/4 पाई की जो वैल्यू होती है वह 10⁻⁻7 होती है। कितनी होती है, 10⁻⁻7 होती है μ0/4 पाई की वैल्यू, 10⁻⁻7 होती है। अब देखो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा करते हैं हम कि मैग्नेटिक फील्ड का भाई यूनिट क्या होता है। ये तो हमने पता कर लिया कि इतना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा स्मॉल एलिमेंट dl की वजह से, या करंट एलिमेंट idl की वजह से इतना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो इसका जो पहला यूनिट होता है वो होता है न्यूटन एम्पियर -1 मीटर -1। इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्ला। ओके, टेस्ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्ला बोलते हैं इसको। ओके, या फिर इसकी तीसरी यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई ई, क्या होता है, ई cos थीटा होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फाई बी, क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, ये बी cos थीटा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई ई ई cos थीटा होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी कितना होगा, बी cos थीटा होगा। फाई यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो वेबर होता है।
यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। तो देखो इससे बना हुआ है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ए बी का यूनिट हमें निकालना है, ए इसके नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा? वेबर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5v अपॉन ए कॉस थीटा। 5v की यूनिट वेबर होती है, ए की यूनिट मीटर स्क्वायर, कॉस थीटा की कोई यूनिट नहीं है तो ये वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 3 यूनिट होती हैं इसकी। ओके, अब हमें इसकी यूनिट पता करना है। सपोज करो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की यूनिट को पता करना है, तो इस फार्मूले का यूज करके पता कर सकते हैं। देखो हमें पता है इसका यूनिट कितना है, न्यूटन एम्पियर -1 मीटर -1। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का हमें यूनिट पता करना, आई का यूनिट क्या होगा? एम्पियर होगा। डीएल का क्या होगा? मीटर होगा। साइन थीटा का कुछ नहीं होगा, ये मीटर स्क्वायर होगा। ओके, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, इस तरह गया न्यूटन एम्पियर -1 मीटर -1। ओके, अंडरस्टूड। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इसका यूनिट पता चल जाएगा, किसका? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का। ओके, ए अपॉन एम, तो क्या हो जाएगा इसका यूनिट? न्यूटन एम्पियर -1 मीटर -1 एम अपॉन ए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो इसका जो यूनिट होगा, दिस इज यूनिट ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या हो जाएगा? न्यूटन एम्पियर रेज टू पावर -2 इसका यूनिट हो जाएगा। वो हमसे इससे पता कर लिया, हम टेस्ला के टर्म्स में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वेबर के टर्म्स में भी उसे क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने डायरेक्शन पता कर लिया। अब देखो म्यू नॉट क्या होता है? म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या होता है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है म्यू नॉट। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता था? एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता था। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगता था, इसमें म्यू 0/4 पाई लगेगा। ओके, अंडरस्टूड। अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ, dV इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। कई बुक्स वगैरह में इस तरह से भी लिखा रहता है, dV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, dV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एलिमेंट dl, dV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, dV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? dV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, या फिर dV इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो बुक्स वगैरह हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl स्मॉल लेंथ, डायरेक्ट dV इज डायरेक्ट साइन थीटा की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, dV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इनको हम कंबाइन करेंगे तो हमें ये मिलेगा। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ आता है और मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड के लिए बायो-सैवर्ट लॉ रहता है। तो इनमें क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिफरेंस हैं उसको हम समझते हैं। देखो दोनों स्क्वायर इनवर्स लॉ को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। पहला सिमिलरिटी क्या है? देखो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर एंड dV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ओके, ये पहली सिमिलरिटी है दोनों में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दोनों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करती हैं। E एंड dV बोथ फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल को दोनों क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
अब इसमें ये क्या हुई, सिमिलरिटी हो गई। अब डिफरेंस क्या है, देखो डिफरेंस समझ लीजिएगा। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज एक्ट अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ, किसके अलोंग लगता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलोंग लगता है। सपोज करो ये कोई चार्ज रखा हुआ है, अब यहाँ पर हमें पता करना है इस पी पॉइंट पे, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली, ये सोर्स है ये फील्ड पॉइंट है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के डायरेक्शन में लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड। पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू बोथ पोजीशन वेक्टर आर एंड वेक्टर आई डी एल, दोनों के परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड। देखो क्यों होता है, क्योंकि सपोज करो जो स्मॉल एलिमेंट है आई डी एल, आपका आई डी एल, ए पी पॉइंट है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आई डी एल और आर दोनों के परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि वेक्टर फॉर्म में क्या है, वेक्टर फॉर्म में डी वी इक्वल टू क्या आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू आया है। अब आपको पता है डी एल क्रॉस आर, तो जो डी वी का जो डायरेक्शन होगा वो डी एल के भी परपेंडिकुलर होगा और आर के भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसा लगता है, सोर्स चार्ज और सोर्स पॉइंट के बीच की जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उसके डायरेक्शन में लगता है। यह आई डी एल और आर दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, मतलब आई डी एल और आर जिस प्लेन में हो डी वी उस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये उसमें डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो स्केलर सोर्स से प्रोड्यूस होता है, स्केलर सोर्स दैट इज चार्ज। पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो वेक्टर सोर्स से प्रोड्यूस होता है। वेक्टर सोर्स मीन्स आईडीएल, किससे प्रोड्यूस होता है, आईडीएल से। आईडीएल की वजह से प्रोड्यूस होता है, क्यों यहाँ पर क्या है, स्केलर है, आईडीएल यहाँ पर क्या है, वेक्टर है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है वह स्केलर सोर्स से प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर सोर्स से प्रोड्यूस होता है। दूसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंगल पर डिपेंड नहीं होता है, यह किस पर डिपेंड होता है, एंगल पर डिपेंड होता है। इन दोनों के बीच में कितना एंगल है ये उस पर डिपेंड होता है। आईडीएल और आर के बीच में क्या एंगल है यह उस पर डिपेंड होता है। ओके, अंडरस्टूड। अब हम फाइनाइट लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ चार्ज की वजह से, फाइनाइट कंडक्टर की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको समझेंगे। स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना चाहते हैं। सपोज करो ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसमें कितना करंट बह रहा है, आई करंट बह रहा है। इस फाइनाइट कंडक्टर है, इस फाइनाइट कंडक्टर के यहाँ से डिस्टेंस हम ले लें, सपोज करो ये डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ले लें हम, ठीक ना, इसको ज्वाइन कर दें, ये डिस्टेंस कितनी है, ए है। इस ए डिस्टेंस पे हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमने इसको ज्वाइन कर दिया ऐसा। सपोज करो ये एंगल कितना बन रहा है, ∅1 एंगल बन रहा है। इसके इस एंड को ज्वाइन कर दिया हमने, इस एंड को ज्वाइन किया तो एंगल कितना बन रहा है, सपोज करो ये एंगल ∅2 बन रहा है। ओके, ये एंगल कितना बन रहा है, ∅2 बन रहा है। ओके, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पी पॉइंट की इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ए है, और एक एंड से इस पी पॉइंट पर इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ∅1 एंगल बन रहा है, और इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ओके, अब देखो यहाँ से एल डिस्टेंस पर हम एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, ए स्मॉल एलिमेंट लिया, डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, एल डिस्टेंस पर। ओके, अब इस एलिमेंट से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, आर है, और सपोज करो ए एंगल कितना है, ए वाला एंगल थीटा है, कितना है, ये एंगल थीटा लिया गया। ओके, अब वायु सेवरेट लॉ से देखो इस एलिमेंट की वजह से, इसकी लेंथ कितनी है, dl है, इस एलिमेंट dl की वजह से इस p पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो वो क्या होगा, देखो v = μ0/4 पाई I dl
अब थीटा 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 हमें ये एंगल लेना है, ये वाला एंगल। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर आएगा साइन 90 माइनस थीटा अपॉन आर स्क्वायर आएगा। हम ये किससे बनाए, बायो-सेवर्ट लॉ से हमने इसको बना लिया। देखो इस एंगल को हमने थीटा माना है, तो हमें बायो-सेवर्ट लॉ में डीएल और आर के बीच का एंगल होता है, तो डीएल और आर के बीच का एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये थीटा है, ये एंगल 90 होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है, इस स्मॉल एलिमेंट डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पी पॉइंट पर इतना डेवलप हो रहा है। किसकी वजह से, स्मॉल एलिमेंट डीएल की वजह से। अब हमें इस पूरे वायर की वजह से चाहिए है, तो यदि हम यहाँ पर देखो इस एंगल को यहाँ से लेके ऐसा घुमा दें φ2 एंगल, और इधर इससे φ1 एंगल के बीच में यदि हम इसको क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। पूरे वायर की वजह से इस पी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो ये स्मॉल डीएल इतने एलिमेंट, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पी पॉइंट पर इतना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो उस पूरे वायर की वजह से आपको पता है हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो यदि हम इसे इंटीग्रेट कर दें, लिमिट हम बाद में लेते हैं, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यदि हम इसे इंटीग्रेट करते हैं प्रॉपर लिमिट में, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसकी वजह से इसको मान लो सपोज करो हम इसको डीवी ले लें, अभी इसको डीवी ले लें, तो इसको भी इंटीग्रेट कर दें हम डीवी। ओके, इसको इंटीग्रेट किया। अब हम प्रॉपर लिमिट को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर लिमिट हम क्या लेंगे, देखो इसको नीचे की ओर वाले को हम माइनस ले लें, तो प्रॉपर लिमिट क्या होगी यहाँ पर माइनस φ2। इस ऊपर वाले को यहाँ से यहाँ गया, ऊपर गया, यहाँ से देखो, यहाँ से जब थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे तो इतना बार कवर होगा, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो ये बार कवर होगा, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो ये बार कवर। जब हम पूरा φ1 घूम जाएंगे तो पूरा वायर क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। इसी तरह इससे हम थोड़े आगे बढ़ेंगे तो इतना बार कवर होगा, और आगे बढ़ेंगे तो और बार कवर होगा, और बढ़ेंगे तो और पूरा φ2 एंगल घूमेंगे तो पूरा बार कवर होगा। माइनस φ2 से φ1 अपनी लिमिट हो गई। अब यहाँ पर समस्या क्या है, हम एंगल में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ पर ये आर वेरिएबल है और थीटा आर वेरिएबल है। इस आर वेरिएबल को हमें क्या करना है, यहाँ से हटाना है। तो हम उसे हटाते हैं। देखो कैसे हटाएंगे वो समझ लीजिएगा आप। अब देखो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या होगी, हम इस ट्रायंगल में लेते हैं, इस वाले ट्रायंगल में, ये वाला जो ट्रायंगल है हम इसमें उसको लेते हैं। तो देखो आर मतलब ये हाइपोटेन्यूस है। क्या है, हाइपोटेन्यूस है। अब हम इसको एक के टर्म्स में लिए लेते हैं, तो हम यहाँ पर सपोज करो साइन थीटा लेते हैं। क्या लेते हैं, साइन थीटा। तो इस थीटा के लिए ये ए क्या होगा, बेस होगा। क्या होगा, ये बेस होगा। और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस है, तो हम देखो कॉस थीटा लेते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये ए अपॉन आर हो जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए अपॉन आर। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए अपॉन कॉस थीटा आ जाएगी। आर की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, ये आर की वैल्यू जो होगी वो ए अपॉन कॉस थीटा होगी। तो इस हम आर की जगह क्या रख सकते हैं, ए अपॉन कॉस थीटा रख सकते हैं। ओके, देखो यहाँ पर ये इस ट्रायंगल के लिए, इस एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, एल होगा। परपेंडिकुलर क्या होगा, एल होगा। और बेस क्या होगा, ए होगा। अब कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, ए अपॉन आर होता है। क्या होता है, ए अपॉन आर। तो यहाँ पर ये अपना क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा। तो ये अपना आर इक्वल टू अपन क्या रखेंगे, इसमें ए कॉस थीटा रखेंगे। अब देखो एल क्या है, एल यहाँ पर परपेंडिकुलर है। यहाँ पर हम टेन थीटा लें। देखो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एल अपॉन ए होगा। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा होगा। एल इक्वल टू क्या होगा, ये टेन थीटा होगा। अब हमें डीएल निकालना है, यहाँ डीएल को भी रिप्लेस करना है हमें। तो डीएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। डीएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। तो हम डीएल की जगह क्या लिखें, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिखें।
और आर की जगह क्या लिखें, ए अपॉन कॉस थीटा को लिखेंगे। अंडरस्टूड? इतना आगे सब कुछ समझ में? देखो हमने यहाँ पर, देखो हमें यहाँ पर एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो हमें आर स्क्वायर को चेंज करना पड़ेगा और डीएल को भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हमने उसे चेंज कर लिया। देखो कॉस थीटा बराबर क्या होगा इस ट्रायंगल में, अब कॉस आपको पता है क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, बेस ए है, हाइपोटेन्यूस आर है, तो कॉस थीटा इक्वल टू ए अपॉन आर हो जाएगा, आर इक्वल टू ए अपॉन कॉस थीटा। अब टेन थीटा कितना होगा इस ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा एल अपॉन ए, तो एल इक्वल टू ए टेन थीटा आ गया, डी एल इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। ओके, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं। ओके, तो देखो इन वैल्यू को जो हम पुट करेंगे तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई ज्यों का त्यों रहेगा, आई डी एल की जगह हम क्या लिखेंगे, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा एक कॉस थीटा ज्यों का त्यों। ओके, इस आर की जगह हम क्या लिखेंगे, ए अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये b हो जाएगा, तो b इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई को हम कॉमन ले लें। ओके, इस i को भी अभी कॉमन ले लें। अब यहाँ पर क्या बचा, -5/2 से 5/1 ये बचा। अब देखो ये a इन दोनों का इंटू होगा तो कॉस थीटा बचेगा, कितना बचेगा, सिर्फ सेक थीटा बचेगा डी थीटा। दिस इज ए स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, कहाँ पर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो b इक्वल टू ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए को कॉमन निकाल लें, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए -5/2 से 5/1। ओके, इन दोनों का इंटू होगा तो क्या बचेगा, कॉस थीटा डी थीटा बचेगा, इतना बचेगा ये। ओके, अंडरस्टूड? इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो अपना इतना बचा ये। अब देखो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो b इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन थीटा -5/2 से 5/1 म्यू 0 b इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, अभी लिमिट पुट कर दें हम, ए साइन 5/1 माइनस साइन -5/2। ओके, लिमिट पुट कर दी तो अपना ये डेरिवेशन हो गया, b इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 5/1 प्लस साइन 5/2 का ये क्या हो गया, अपना डेरिवेशन हो गया। तो देखो इसमें हमने क्या किया, पहले स्मॉल एलिमेंट डीएल के लिए मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट किया, फिर इंटीग्रेशन का यूज करके हमने पूरे सारे वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, तो क्या बन गया, अपना फार्मूला बन गया जो कि आपको पहले से ही पता है, b इक्वल टू कितना होता है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 5/1 प्लस साइन 5/2 होता है, साइन 5/1 प्लस साइन 5/2 होता है। ओके, अंडरस्टूड? ओके, यहाँ पर कुछ बच्चों को लिमिट के सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है कि लिमिट का सिलेक्शन कैसे किया। देखो हमने यहाँ पर इस P से ये वाली जो लाइन है, यहाँ से हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वायर कवर होता जाएगा, आपका होगा कि नहीं होगा, पूरा वायर कवर, यहाँ से थोड़े आगे बढ़े वायर इधर तक कवर हुआ, और आगे बढ़ेंगे वायर यहाँ तक कवर होगा, और आगे बढ़ेंगे वायर यहाँ तक कवर होगा। यदि हम पूरे 5/2 एंगल तक बढ़ जाते हैं तो हमें इस वायर का एंड तक कवर हो जाएगा। अब हमने नीचे वाले को क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया, तो इसके ऊपर वाले को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। हम ऐसा भी ले सकते थे, इसको पॉजिटिव ले लें, इसके ऊपर वाले को नेगेटिव ले लें, तब भी क्या आता है, आपका सेम आंसर आता। हमने इसको क्या लिया, नीचे वाले को नेगेटिव लिया तो -5/2। अब फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे जब पूरा 5/1 एंगल घूम जाएंगे तो हमारा ये पूरा वायर का ए वाला एंड आ जाएगा, ये 5/1 हो जाएगा। बाकी ये बायोट-सावर्ट लॉ से बनाया गया है। देखो वैसे अपने यहाँ पर साइन थीटा का यूज होता है फार्मूले में, बायोट-सावर्ट में, लेकिन यहाँ पर 90 माइनस थीटा क्यों लिया, क्योंकि हमें मालूम है कि देखो जो डीएल और आर के बीच का एंगल होता है उसको हम थीटा लेते हैं, पर अभी हमने यहाँ पर इसको थीटा लिया है। इसको थीटा क्यों लिया है, क्योंकि हमें थीटा को वेरिएट करना है। ओके, जब ये थीटा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा, तो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा लिया है, कॉस थीटा। अब हमें 5/1 और 5/2 के बीच में इंटीग्रेट करना है, मतलब एंगल में इंटीग्रेट करना है,
तो जो dl है और r स्क्वायर जो कि वेरिएबल, देखो यहाँ पर i कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, i तो कांस्टेंट है। अब वेरिएबल क्या होगा, ये r वाली डिस्टेंस वेरिएबल हो सकती है आपकी और dl वेरिएबल हो सकता है। ओके, तो इन r और dl की जगह हम क्या लिखेंगे, थीटा के फॉर्म में लिखेंगे इसे। तो इस ट्रायंगल का यूज किया हमने, इस वाले ट्रायंगल का यूज किया। इस वाले ट्रायंगल में हमने cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो ए क्या होगा, यहाँ पर बेस होगा, हाइपोटेन्यूस क्या होगा, आर होगा। तो यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू ए अपॉन आ गया, आर की वैल्यू कितनी आ गई, ए अपॉन cos थीटा आ गई। अब हमें इस dl को भी हटाना है। तो देखो हम tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा इस थीटा के लिए, l होगा, बेस ए होगा। तो l की वैल्यू आ गई a tan थीटा। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो dl इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा d थीटा हो जाएगा। तो हम dl की जगह हमने क्या लिखा, a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा लिखा। उसके बाद उसे इंटीग्रेट कर दिया सिंप्लीफाई करने के बाद। एक एग्जाम्पल्स के द्वारा हम इसे समझते हैं। देखो सपोज करो एक कोई करंट कैरिंग वायर है, इसमें सपोज करो 2 एम्पियर का करंट बह रहा है। कितने का करंट बह रहा है, 2 एम्पियर का। हम इस P पॉइंट पर, जो कि इससे 1 मीटर की डिस्टेंस पर है, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसके परपेंडिकुलर आ गया, इसको इससे हम ज्वाइन करेंगे। सपोज करो ये एंगल 30 डिग्री का है और ये एंगल 60 डिग्री का है। तो अब हमें इस P पॉइंट पर फाइंड आउट करना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो देखो ये फार्मूला यूज करेंगे जिसका अभी हमने डेरिवेशन किया है, μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। ओके, अब देखिएगा μ0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है। I2 दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है, ये साइन 30 प्लस साइन 60। तो b इक्वल टू 10⁻⁻7। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो b इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻7 1 प्लस √3 टेस्ला होगा, या फिर न्यूटन मीटर (−1) एम्पियर (-1) होगा, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा। ओके, ये हो गया। अब एक और एग्जाम्पल्स को हम समझते हैं, ठीक है। सपोज करो ए आपका कोई स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर, ये कोई स्क्वायर है, इसमें करंट बह रहा है। सपोज करो 2 एम्पियर का करंट पूरे वायर में इस तरह से बह रहा है। ओके, इसकी जो साइड है, सपोज करो इसकी साइड 1 मीटर है। कितनी है, 1 मीटर इसकी साइड है। ओके, अब हम इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना चाहते हैं। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ओके, तो देखो किसी हम एक वायर से फाइंड आउट करने का कोशिश करें। पहले सपोज करो हम इससे फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, देखो इसकी साइड कितनी है, 1 मीटर है। तो पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 1 मीटर होगा। तो इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/2 मीटर होगा। कितना होगा, आधा होगा उसका, नेचुरल बात है, 1/2 मीटर होगा। अब देखो आपको पता है कि स्क्वायर का टोटल एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और जो डायगोनल होते हैं वो एंगल को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो 45 डिग्री का होगा, ये भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। ओके, अब इसको हम क्या ले लेते हैं, b1 ले लेते हैं। तो b1 क्या होगा, देखो b1 μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन ए कितना है, 1/2 है, साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। ओके, ये उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो b1 इक्वल टू हो जाएगा μ0 अपॉन 4 पाई इंटू 4 1/√2 प्लस 1/√2। दिस इज 4 से 4 कैंसिल करना चाहो, नहीं करना चाहो तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻7 और 2/√2 मीन्स √2। ओके, टेस्ला। अब देखो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका हमें डायरेक्शन पता करना है। तो देखो इसका जो डायरेक्शन होगा, ये लिया हमने ऐसा,
तो हम लोग को कहाँ रखा, करंट के डायरेक्शन में रखा, तो हमारी उंगलियां कहाँ आ रही हैं, ऊपर की ओर आ रही हैं, तो वर्टिकली अपवार्ड होगा। कैसा होगा, वर्टिकली अपवार्ड, वर्टिकली अपवार्ड होगा। अब देखो, अब हम इस वायर की वजह से निकालें, इस साइड की वजह से निकालें, तो मैग्नीट्यूड तो कैसा आएगा, सेम आएगा। मैग्नीट्यूड कैसा आएगा, सेम आएगा। अब इसकी हम डायरेक्शन को पता कर लें, तो इसमें भी डायरेक्शन कैसा होगा, वर्टिकली अपवार्ड होगा। हम इस वाली साइड की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करें, तो मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम होगा। मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सिमेट्री की वजह से सेम होगा। डायरेक्शन पता करें, वर्टिकली अपवार्ड होगा, इसकी वजह से भी वर्टिकली अपवार्ड होगा। तो B बराबर हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। सारों इन सबका मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, तो 4 से इंटू हो जाएगा, तो 4 इंटू दिस वन, 4 इंटू 10⁻⁻7 √2। तो ये अपना आंसर हो जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर 16 √2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। हमें इसके सेंटर पर फाइंड आउट करना था कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इसके सेंटर पर। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई सपोज करो वायर है, इसमें आई करंट बह रहा है। अब यहाँ से इस वायर से, यहाँ से सपोज करो इसी लाइन पर ये वायर, इस वायर के ही लाइन पर है, वो पॉइंट वायर पर रखा हुआ है, ये जो P पॉइंट है वायर पर रखा हुआ है। हमें इससे क्या निकालना है, इस P पॉइंट पर इस वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। जो P पॉइंट है वो वायर पर ही रखा हुआ है, वायर वाली लाइन में है। तो देखो, आपको पता है B इक्वल टू क्या होता है, μ0/4π I/A। ओके, अब देखो इस एंड से, इस P पॉइंट से इस एंड के बीच का एंगल कितना होगा, यहाँ ये एंगल कितना होगा, कोई बता सकता है, कोई 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। अब इस एंड से, इस P पॉइंट से इस एंड का एंगल कितना होगा, 0 होगा, तो ये भी sin 0 आ जाएगा। sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, sin 0 की वैल्यू 0 होती है। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0/4π I/A इंटू 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का कितना होगा, यहाँ पर P पॉइंट पर 0 होगा। अब सपोज करो ये इन्फिनिट वायर है, कैसा है, इन्फिनिट वायर है। ये वायर कैसा है, इन्फिनिट है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कभी एंड नहीं हो रहा है। इस P पॉइंट पर, इस यहाँ से ये डिस्टेंस पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब देखो, अभी मान लो सपोज करो यहाँ इस P पॉइंट से इस एंड का एंगल निकाल लेंगे। सपोज करो मान लो 30 डिग्री है या कुछ भी है। अब थोड़ा और हम आगे बढ़ेंगे तो वो एंगल बढ़ेगा, और आगे बढ़ेंगे तो एंगल बढ़ेगा, और आगे बढ़ेंगे तो एंगल बढ़ेगा, और आगे बढ़ेंगे तो एंगल बढ़ेगा। जब ये बाय इन्फिनिटी हो जाएगा तो जो φ1 वाला एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब φ2 वाला एंगल, अब ये φ2 है, अब हम और आगे बढ़े तो एंगल और बढ़ जाएगा, और आगे बढ़ेंगे तो एंगल और बढ़ेगा, और आगे बढ़ेंगे तो एंगल और बढ़ेगा। जब ये वायर इन्फिनिट वायर हो जाएगा तो φ2 कितना हो जाएगा, φ2 भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा, μ0/4π I/A sin 90 प्लस sin 90। दिस इज B इक्वल टू μ0/4π I/A 1 + 1। तो फार्मूला बन गया अपना B इक्वल टू μ0/4π 2I/A। ये किसके लिए फार्मूला है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिट करंट कैरिंग वायर। ओके, यहाँ पर हम लिख लें मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इनफिनिट करंट कैरिंग वायर, लॉन्ग इन्फिनिट करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर। उसके लिए है जब वायर इन्फिनिट हो या लॉन्ग हो तो उसके किसी वायर के पास में कोई पॉइंट P है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस A है वायर से, तो B इक्वल टू μ0/4π 2I/A होता है। ओके, ये फार्मूला का डेरिवेशन है इसका। ओके, अच्छा, अब मान लो सपोज करो कोई वायर है, ये वायर है ऐसा, ठीक है, इन्फिनिट वायर है सपोज करो।
और हमें इसके इस एंड इस वाले एंड से ए डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो बताओ जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो इस एंड से कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा, और यहाँ पर कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि इस तरफ पे कैसा है, इन्फिनिट है। तो अपना बी कितना हो जाएगा, बी इक्वल टू होगा μ0/4πi/a साइन 0 प्लस साइन 90 होगा। तो b इक्वल टू हो जाएगा μ0/4πi/a, ये 0 साइन 90 1 इंटू 1, तो ये i/a आ जाएगा। ओके, तो इस एंड पर, किसी लॉन्ग वायर के एंड पर, एंड पॉइंट से ए डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो उसका ये फार्मूला होता है b इक्वल टू μ0/4πi/a फार्मूला होगा। ओके, इन फार्मूलों के हमने डेरिवेशन किए। लॉन्ग स्ट्रेट वायर carries a current of 35 ampere. What is the magnitude of the field B at the point 20 centimeter from the wire? B निकालना है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड को हमें फाइंड आउट करना है। अब इन्फिनिट स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट स्ट्रेट वायर कितना होता है, B इक्वल टू μ0/4π इंटू 2i/r होता है। ये अपना फार्मूला है, b इक्वल टू μ0/4π इंटू 2i/r। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट स्ट्रेट वायर, इन्फिनिट कंडक्टर, ड्यू टू इन्फिनिट कंडक्टर, ये होता है अपना फार्मूला। क्या होता है, b इक्वल टू μ0/4π होता है। अब यहाँ पर I कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, दिस इज 35 एम्पियर, R 20 सेंटीमीटर, सो दिस इज 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10⁻⁻7, μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है। इससे पहले हमने आप लोगों को बताया था, दिस इज 2 इंटू 35 इंटू R कितना है, 20 इंटू 10⁻⁻², दिस इज 2i/r। ये फार्मूला होता है अपना। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। ओके, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। दिस इज 2 से इसको कैंसिल कर दूँ तो 10 हो गया। ओके, सो दिस इज 10⁻⁻7 इंटू 35, यहाँ क्या बचेगा, 10⁻⁻1, तो 10 हो जाएगा। दिस इज 35 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला, या फिर 3.5 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा, -5 टेस्ला हो जाएगा। ओके, 3.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट NCERT क्वेश्चन 4.3, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज ए करंट ऑफ 50 एम्पियर। आई कितना है, 50 एम्पियर दिया हुआ है। इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बी एट द पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। देखो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। करंट कैसा बह रहा है, नॉर्थ टू साउथ बह रहा है। सपोज करो ये वायर है, इसमें एक करंट बह रहा है, यहाँ से हमें 2.5 मीटर पर, ये पी पॉइंट है, 2.5 मीटर पर यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालना है। तो अपना फार्मूला यही यूज होगा, b इक्वल टू μ0/4π/2i/r। ये फार्मूला यूज होगा, b इक्वल टू μ0/4π/2i/r। ओके, इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। एक वैल्यू पुट करते हैं हम, देखो, दिस इज 10⁻⁻7 टू I कितना है 50 अपॉन R कितना है, R दिया हुआ है आपको 2.5, कितना दिया हुआ है R, 2.5 दिया हुआ है,
तो b इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻7 इंटू 100 इंटू 10/25। पॉइंट हटेगा तो 10 इधर आ जाएगा। दिस इज 40 इंटू 10⁻⁻7, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। ओके, हमें डायरेक्शन पता करना है, तो डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड पाम रूल का यूज करेंगे। अपने थंब को कहाँ पर रखेंगे? राइट हैंड का करंट के डायरेक्शन में रखेंगे। उंगलियाँ किस तरह से, थंब ये रखा हमने, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखा। इन फिंगर को जिस पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है उस तरफ रखेंगे। जिस फिंगर अपना कैसा कर्ल हो रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपवर्ड होगा डायरेक्शन, अपवर्ड। ओके, वर्टिकली अपवर्ड। अंडरस्टूड? Horizontal overhead power line carries a current of 90 ampere in east to west direction. What is the magnitude and direction of the magnetic field due to the current 1.5 मीटर below the line? पहले इसका मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करते हैं। ओके, यह NCERT क्वेश्चन 4.4 है। ओके, तो देखो फार्मूला क्या होगा? b इक्वल टू μ0/4π 2I/r। हमें पता है इन्फिनिट लॉन्ग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का ये फार्मूला होता है, उसके आसपास इतना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। ओके, यहाँ पर I आपको कितना दिया हुआ है? 90 एम्पियर दिया हुआ है। R 1.5 मीटर दिया, उसमें हम रख दें वैल्यू। तो b इक्वल टू 10⁻⁻7 2 इंटू 90/1.5 टेस्ला। ये मैग्नीट्यूड आ गया उसका। क्या आ गया? ये मैग्नीट्यूड आ गया। ओके, इसको हम सिंप्लीफाई किए लेते हैं। ओके, देखो b इक्वल टू 10⁻⁻7 2 इंटू 90 इंटू 10/15, ये 6 हो गया। तो b इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁻6 या 1.2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। अब हमें डायरेक्शन पता करना है। क्या पता करना है? डायरेक्शन। ओके, देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ओवरहेड लाइन है। सपोज करो ये हॉरिजॉन्टल ओवरहेड लाइन है ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट। इस डायरेक्शन में करंट बह रहा है। ओके, तो ये नॉर्थ होगा, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। अब वायर किसके नीचे है? दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। करंट कैसा बह रहा है? ईस्ट से वेस्ट की ओर बह रहा है। करंट ईस्ट, सपोज करो ईस्ट है, ये वेस्ट है। ओके, ये नॉर्थ है, ये साउथ। अब करंट ऐसा बह रहा है, तो देखो इसके नीचे हमें पता करना है। थंब को हमने करंट के डायरेक्शन में रखा, तो हमारा जो फिंगर कर्ल किस तरफ हो रहा है? साउथ की तरफ कर्ल हो रहा है। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? साउथ होगा डायरेक्शन, टुवर्ड्स साउथ। टुवर्ड्स साउथ क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्शन हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड?